this video we will be studying about little bit of medical termination of pregnancy and infertility, किस किस वजह से होती है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो कमिंग ऑन टू एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अगर उसे मोस्ट कॉमन लैंग्वेज में कहे तो अबॉर्शन। मैं तुम लोगों को कल कहा था इसके बारे में पढ़ना, बट आई डोंट थिंक एनीबडी, किसी को भी टाइम है इतना भाई पढ़ के बताने का, बट स्टिल चलो देख लेते हैं इसको। सी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अगर अबॉर्शन की बात करें तो ये कई केसेस में बैंड है। हम जैसे नॉर्मल रेगुलर केसेस में अगर कोई ये चेक करने के बाद कि भाई फीमेल है या इस रिगार्ड कि भाई फीमेल होगी तो उसको किल करने के लिए अगर एमटीपी कर रहा है तो दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल, वो बहुत ही इलीगल है। बट इन सर्टेन केसेस अबॉर्शन को अलाउ किया जाता है। और वो केसेस क्या हैं? केसेस ये हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने से मदर की लाइफ को हार्म है, या अगर वो चाइल्ड जो है वो मेंटली वीक है, या उसको कुछ डिसऑर्डर्स है जो कि अम्नियोसेंटेसिस से हमें पता भी चल जाता है। तो अगर फीटल में कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको अगर उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके अगर हम अबॉर्शन कर रहे हैं तो दैट इज़ लीगल। बट दैट ऑल्सो हैज़ टू बी डन विद इन 20 वीक्स, मतलब 20 वीक्स तक अगर अबॉर्शन हो रहा है तो दैट इज़ सेफ फॉर द वुमेन। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर हार्मफुल होता है, क्योंकि फीटस ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, हार्ट बीट्स वगैरह सब डेवलप हो चुकी रहती है, कुछ कुछ ऑर्गन्स भी डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ वाई 20 वीक्स के बाद थोड़ा रिस्की होता है। तो यही चीज़ एमटीपी के मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 2017 में भी यही कहा गया है कि भाई सर्टेन कंडीशंस में अबॉर्शन अलाउ किया जाता है, लेकिन दैट डजंट मीन्स कि आप उसे रैंडमली एक फैशन बना ले कि भाई हमें लड़का ही चाहिए तो लड़की के अगर कोई भी इंडिकेशन, अगर सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो हम उसे अबॉर्ट कर ले, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल लीगल, वो बहुत ही इलीगल है। और इमोशनली देखो, इमोशनली भी वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है बिटवीन द मदर्स एंड द फादर्स, मतलब उनके बीच में फैमिली टर्म्स में भी बहुत टेंशन क्रिएट करता है। बिकॉज वेदर अ फीमेल और अ मेल, अगर किसी भी मदर के पेट में मेल है या फीमेल है फॉर्म में, तो इमोशनली शी इज़ अटैच विद द चाइल्ड। अगर उसे किसी भी तरीके से अगर हम बिना रीजंस के या सिर्फ इस टाइप की रीजंस की वजह से कि वो फीमेल है, अगर आप उसे अबॉर्ट करने की बात करते हैं तो इट रियली इज़ इमोशनल डिस्टर्बेंस फॉर द लेडी। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन नहीं करना चाहिए, बट स्टिल देयर आर सम हु आर परफॉर्मिंग दिस, लोग करते भी हैं, चला भी आ रहा है, बहुत मिलियन के केसेस साल भर में सुनाई देते हैं एमटीपी के। तो इसी को कम करने के लिए एमटीपी एक्ट लाया गया था। और जो एमटीपी की अगर हम बात करें तो किस किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहला तो है डायलेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेशन एंड क्यूरेटेज क्या है? देखो, डायलेशन मतलब वाइड करना। वाइड किस चीज़ को, बड़ा किस चीज़ को? सर्विक्स की ओपनिंग को, जहाँ से बेबी डिलीवर होता है उसी ओपनिंग को हम और भी डायलेट कर दें, जिसकी वजह से इम्प्लांटेड बेबी जो है, जो बेबी इम्प्लांट हो चुका है वो फटाफट बाहर निकल आए। ओके, उसको निकाल दिया जाता है। कमिंग ऑन टू वैक्यूम एस्पिरेशन, यानी वैक्यूम प्रेशर के थ्रू हम खींच करके सक करके उसको बाहर निकाल रहे हैं, जितना भी फीटस डेवलप है, एम्ब्रियो डेवलप है, तो वो हो गया वैक्यूम एस्पिरेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी हम कुछ उसे ऐसे मेडिसिन या ऐसे हार्मोन्स दे रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन, लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, जो 9 मंथ के बाद होना चाहिए लेबर कॉन्ट्रैक्शन, वो पहले ही हम मेडिसिन दे करके उसको इंड्यूस करा रहे हैं, तो बेबी अपने आप ही बाहर निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से एमटीपी परफॉर्म की जाती है। नाउ मूविंग, अच्छा, इनइक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, वही बात है जो मैंने कहा अभी। देखो, मेल्स की अगर बात करें 22, फीमेल्स की बात करें उसमें भी 22 नॉर्मल ऑटोसोम्स होते हैं, प्लस अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें, मेल्स में XY है, फीमेल में XX है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे सेक्सेस डिटरमाइन होते हैं जब हम एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन, तो बहुत ही इलीगल क्राइम है। कमिंग ऑन टू इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी की हम बात करते हैं। देखो, इनफर्टिलिटी यानी कि इफ अ कपल इज अनएबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, अगर प्रोड्यूस बेबी नहीं कर पा रहा है एक कपल ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम फीमेल में ही हो, प्रॉब्लम मेल्स में भी हो सकती है। अच्छा, पुराने ज़माने में एक्चुअली बहुत ही कॉमन थिंकिंग थी कि अगर कोई कपल बेबी बियर नहीं कर पा रहा है तो लेडीज़ के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता था कि भाई शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ चाइल्ड। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम्स मेल में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दैट सिचुएशन। इसलिए डॉक्टर्स
आजकल या हमेशा से वो यही करते हैं कि दोनों की कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर कोई भी इनफर्टाइल कपल है, डॉक्टर के पास जा रहा है, तो वो दोनों को ही चेक करते हैं कि वेदर बोथ आर कैपेबल और नॉट। तो अगर हम आ जाते हैं कॉजेस पे, क्या क्या कॉजेस है इनफर्टिलिटी की, तो सबसे पहले है पुअर स्पर्म प्रोडक्शन। पुअर स्पर्म प्रोडक्शन मीन्स अगर मेल जो है स्पर्म प्रॉपरली अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, जो कि हम लोगों ने देखा था एक क्लास में पिछले देखा भी था, एक सफिशिएंट अमाउंट का सीमेन रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सक्सेसफुल बेबीज। फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही रिक्वायर्ड रहता है, रिक्वायर्ड कंडीशंस है। तो पुअर स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा बहुत ही कम हो रहा है। इतने मिलियंस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, बट मिलियंस में ना होकर के कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कमिंग ऑन टू, अच्छा ये अगर पुअर स्पर्म प्रोडक्शन है तो इसको भी डॉक्टर्स ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन यानी कोई भी मेल हार्मोन वगैरह इंजेक्ट करके, जिससे क्या होगा कि मेल का स्पर्म प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ओके, कमिंग ऑन टू पुअर एग प्रोडक्शन। अगर पुअर एग प्रोडक्शन की बात करें, अगर फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही है तो दैट इज ऑल्सो अ पुअर हेल्थ कंडीशन, मतलब उस एग की क्वालिटी नहीं अच्छी है या एग प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो भी फीमेल्स में भी इंजेक्शंस या हार्मोन्स दे करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। FSH एक हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर कोई भी लेडी प्रॉपरली एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही तो उसे FSH हार्मोन की ट्रीटमेंट दे दी जाती है, जिससे होता है क्या है कि जो फॉलिकल्स है वो एग को बनाने में हेल्प करता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू ब्लॉकेज बिटवीन स्पर्म एंड एग। अगर स्पर्म और एग को मिलने ही ना दिया जा रहा, रोक दिया जा रहा है, तो वो किस चीज़ के थ्रू हो सकता है? देखो, जो आर्टिफिशियल मेथड दिया था हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं नेचुरल मेथड के म्यूकस की बात करने के लिए। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि म्यूकस जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो थिक ही होता है, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे थिन हो जाता है, वाटरी हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि स्पर्म इजीली मूव करके यूट्रस के पास या फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। लेकिन अगर यही जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, अगर हमेशा ही म्यूकस डिस्चार्ज होता रहे, ओव्यूलेशन के टाइम पे भी अगर ये म्यूकस डिस्चार्ज जो उसका थिक हो, तो उस केसेस में भी फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत होती है। तो डॉक्टर्स एक्चुअली सर्जिकली ये म्यूकस जो है वो रिमूव करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं कि म्यूकस जो है वो थिन हो जाए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू हॉस्टाइल रिस्पॉन्स टू स्पर्म। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे मैं क्वेश्चन भी तुम लोग को देने वाली हूँ होमवर्क के लिए। देखो, हॉस्टाइल रिस्पॉन्स टू स्पर्म यानी हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज़ बाहर की एंटर करती है तो हमारी बॉडी उसको बाहर का फॉरेन एजेंट ट्रीट करने लगती है। बट थिंक अगर स्पर्म जो है वो बॉडी के अंदर आ रहा है तो स्पर्म को बाहर का ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? उसे ये कि बॉडी को ये क्यों नहीं लगता है कि वो बाहर का है? बात समझ में आ रही है? देखो, अगर हम बोलते हैं कि कोई भी फॉरेन एजेंट यानी एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। बट स्पर्म जब आता है तो एंटीबॉडी डेवलप क्यों नहीं करती है? यही मेरा क्वेश्चन है कि वाई एंटीबॉडीज आर नॉट डेवलप्ड। बट स्टिल ये एक प्रॉब्लम भी है कि किसी किसी केसेस में, किसी किसी वुमेन्स में क्या होता है कि स्पर्म अगर आता है तो बॉडी जो है वो स्पर्म के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो भाई इस जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है वो स्पर्म को मारने की कोशिश करेगी। बात समझ में आ रही है? वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में वो स्पर्म के अगेंस्ट में स्पर्म को मारने की कोशिश करेगी। तो भाई हमें उस चीज़ से रोकना है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स यूजुअली इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे देते हैं, यानी एंटीबॉडी जो स्पर्म के अगेंस्ट में बन रही है उसको ख़त्म करने के लिए ड्रग्स दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। तो ऐसा करने से इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली हो जाता है। तो ये 4 जो कॉजेज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं 4 कॉजेज़ के अराउंड में पूरी इनफर्टिलिटी जो है लाइक करती है। तो डॉक्टर्स आजकल IVF का ज़माना है, अगर बहुत ही ईजिली हो जाता है। पहले के टाइम में तो मतलब पीपल इतना अवेयर भी नहीं थे। आजकल उनके पेरेंट्स, कपल्स, इवन यंग वंस, सब लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ को लेकर के। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू साइंस की उसने इतनी तरक्की कर ली है कि भाई आजकल कोई भी कपल चाइल्डलेस ना रहे, तो उसके लिए IVF ने बहुत ही तरक्की की है। तो हम लोग कल वो देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह ये सब आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू किस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय।